कांग्रेस कई दिनों के देशव्यापी जन आंदोलन की तैयारी में है। ये आपके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों के लिए नहीं है, ये है संविधान बचाने के लिए। कांग्रेस का मानना है कि संविधान खतरे में है। हालांकि इसी संविधान से मिले अधिकारों के तहत प्रदर्शन होंगे जो रोके नहीं जा रहे हैं, जैसे इमरजेंसी में रोके गए थे। खैर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस का इतना एक्शन वाला रूप तब सामने आया है जब ईडी की चार्जशीट की आंच पार्टी के सबसे बड़े चेहरों को झुलसा रही है। प्रश्न है कि क्या कांग्रेस का प्रदर्शन घबराहट का नतीजा है? क्या अन्य मुद्दों पर ऐसा दिनों तक चलने वाला सिलसिलेवार प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था? क्या कांग्रेस 2024 के अपने नैरेटिव को आगे ले जाना चाहती है? प्रश्न यह भी है कि क्या एनडीए सरकार का कोई कदम संविधान के खतरे में होने का इशारा कर रहा है? क्या सचमुच संविधान एक बार फिर खतरे में है? और सबसे बड़ा प्रश्न यह कि जो पार्टी देश के संविधान को संविधान के प्रावधानों के तहत सबसे बड़ा झटका दे चुकी हो, उनको इस पर देश का साथ मिल पाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एडवोकेट प्रीति शर्मा, प्रवक्ता है बीजेपी की। संदीप कलवानिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। एडवोकेट सुनैना शर्मा भी मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी, विधि विशेषज्ञ हैं। और एकलव्य सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। संदीप भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मुझे डर नहीं लग रहा। कायदे से संविधान खतरे में हो तो मुझे लगना चाहिए। कई बार डर लगता भी है, लेकिन वो संविधान के खतरे को लेकर नहीं है, किसी और चीजों को लेकर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बार, मतलब संविधान खतरे में है, इसको साबित कीजिए। देखिए स्वप्निल जी, आज की जो कार्रवाई हो रही है, चाहे ईडी का हो, चाहे इनकम टैक्स की, चाहे सीबीआई की हो, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर हो रही है। वो प्रतिशोध की राजनीति के आधार पर कर रही है। तो इससे स्पष्ट जो हमारा जो आगे और आने वाला जो हमारी पार्टी का जो एजेंडा, वो इसी को लेकर है कि अगर कहीं कोई गलती नहीं है तो फिर आप क्यों अनाव से किसी को परेशान करने के लिए इस टाइप की कार्रवाई की जाती है। आप देख लीजिए, जब जब चुनाव आते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी है ना, ईडी को आगे करती है, इनकम टैक्स को आगे करती है, सीबीआई को आगे करती है। करीब 192 मामलों में पिछले दिनों में कार्रवाई है, मात्र 1 या 2 मामलों में चालान पेश कर पाई है। ईडी जहां पर आती है वहां पर ये नहीं बता पाती कि हमने ये कार्रवाई की है, यहाँ पर ये मिला है। चाहे आप देख लें कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी के अभी रिसेंट जो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके घर पे भी जो कार्रवाई की गई है। तो यहाँ आने के बाद में क्या कार्रवाई, क्या मिला इनको, कहाँ ये किस मामले में इनको दोषी पाया गया, किस मामले में इनको 2 मिनट संदीप भाई की कार्रवाई की गई। संदीप भाई, जो मामले, 1 मिनट संदीप भाई, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। देखेंगे जितने भी स्वप्निल जी, आप, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ ना, आप या तो पहले क्वेश्चन पुट अप कर दे पहले। मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं आपसे कि मतलब संविधान खतरे में है या आप लोग खतरे में हैं? ना, जो विपक्ष की जो जितनी भी पार्टियां हैं, उन पे जो प्रतिशोध की कार्रवाई की जा रही है, इस वजह से संविधान खतरे में। आप देखिए, आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे दूसरी हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि आप देखिए, अभी बीजेपी के सांसद ने यहां तक भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश में जो आंतरिक व्यवस्था है उसको बिगाड़ने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की। आप देखिए, ऐसी संस्थाओं के आधार पे जो ये काम में ले रहे हैं, इनको दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कहां पर, इस वजह से हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। विपक्षी दलों पे जो अत्याचार, जो एक तरह से प्रतिशोध के आधार पे जो राजनीति कर रहे हैं, वो गलत है। इसी को हम उजागर करने के लिए, इसी को जनता के सामने रखने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं, संविधान बचाओ अभियान। तो इससे हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि हम किस आधार पे आज भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। तो संदीप भाई, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल लेना चाहता हूं कि देखिए, संविधान तो इमरजेंसी लगाने के दौरान भी खतरे में था ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं था। लेकिन मेरा सवाल आपसे बेसिकली ये है कि ये इतना बड़ा आंदोलन राहुल और सोनिया पर एक्शन होने के बाद प्लान किया गया, मानो 2024 के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। नहीं, उससे पहले आपने कौन सा इतना देशव्यापी आंदोलन किया इतने दिनों का? ये एक अलग मामला है। जो नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला है, वो एक अलग मामला है। हम कह रहे हैं, जब जब आप देखें ईडी सीबीआई की जो गलत तरीके से, गलत भावना के साथ कार्रवाई की गई, तब तब हमने देश की जनता के सामने, देश की जनता के बीच में आके, नहीं, प्रॉब्लम यह है कि जब जब ईडी की कार्रवाई हुई, राहुल सोनिया पर ही हुई। नहीं, संदीप भाई प्लीज सवाल ले लो। यात्रा निकाली। संदीप भाई 2 मिनट, मेरी बात सुनिए। आप उस टाइम में तो ईडी का सुनिए तो सही। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा, ये दोनों आखिरी बड़ा आंदोलन था कांग्रेस का, जो कई दिनों तक चला। इसके बाद आपने रोजगार के मुद्दे उठाए, अडानी के मुद्दे उठाए, आपने कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाए, लेकिन ऐसा देशव्यापी इतने दिनों तक चलने वाला प्रदर्शन प्लान नहीं किया।
अच्छा, इससे पहले भी आपने ये घेराव वगैरह सब राहुल की पूछताछ और उसी दौरान की है, तो आपके सारे इशू ये कि अगर राहुल सोनिया खतरे में होंगे तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और बाकी भारतवासियों के साथ चाहे जो भी हो। आप गलत कर रहे हैं। वो नेशनल हेराल्ड के जो मामले में जो ईडी की जो कार्रवाई की जा रही है उसकी तो हम वास्तविकता जनता के सामने रखेंगे। उसी के साथ जो संविधान बचाओ आंदोलन जो हमारा जो शुरू होने वाला है उसमें हम देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं पे अपराध है और संवैधानिक संस्थाओं का किस किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, उन मामलों को भी हम बीच में रखेंगे। वो मामला तो अब हमारा अलग है ही, नेशनल हेराल्ड वाला, जबकि हम जो जनता के जो मुद्दे हैं उनको भी हम संविधान बचाओ। अब एक आखिरी सवाल है उसमें रखेंगे। हाँ ठीक है संदीप भाई, अब एक आखिरी सवाल है। मेरे साथ विधि विशेषज्ञ एडवोकेट सुनैना शर्मा भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है सुनैना जी। संदीप भाई, एक आखिरी सवाल है। सवाल यह है कि जैसे आपने कोर्ट किया बीजेपी की एक नेता का बयान कोर्ट को लेकर, इसका मतलब है कि आपको कोर्ट पर भरोसा है। संविधान खतरे में है तो आप कोर्ट का संरक्षण क्यों नहीं ले रहे? नहीं, जहां जरूरत पड़ती है वहां कोर्ट का संरक्षण लेते हैं ना। जहां सड़क पे आने की बात होती है वहां सड़क पे भी आते हैं। जो मामला संसद में उठाने की, संविधान को विपक्ष सड़कों पर नहीं बचा सकता, सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है। आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं प्रीति शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। मैडम, संविधान खतरे में है मैडम आप लोगों से, क्योंकि आप लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं कांग्रेस पर। उसके अलावा किस चीज से संविधान खतरे में है वो अभी संदीप जी आगे डिबेट में और समझाएंगे। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये संविधान खतरे में है या कांग्रेस पार्टी खतरे में है या राहुल गांधी खतरे में है। समस्या यही है ना कि इन्होंने संविधान बचाओ आंदोलन चलाया, लेकिन इनको ये नहीं पता अभी तक कि संविधान कैसे खतरे में। अगर इसे पूछा जाए तो इनके पास एक शब्द नहीं मिलेगा कि संविधान कैसे खतरे में। जब बंगाल जल रहा है, वक्त संशोधन अधिनियम आया और बंगाल में ये कह दिया गया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, तब संविधान का खतरा नजर नहीं आ रहा है इनको। एक राज्य जो ये कह देता है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून को हम अपने यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, तब संविधान खतरे में नहीं है। ये मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है इनको। हम वन नेशन वन इलेक्शन की हम खर्चे बचाने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि संवैधानिक तौर पर संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा कानून में संशोधन किए जाए, वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान लाया जाए, तब इनको संविधान की याद नहीं आती। जब इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, और जबकि ईडी एक संवैधानिक संस्थान है, और उससे संविधान कैसे खतरे में हो सकता है अगर किसी घोटाले को पकड़ा जा रहा है और सबको दिखाई दे रहा है कि मसला ये नहीं है कि ईडी कार्रवाई कर रही है, मसला ये है कि क्या ईडी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ईडी का सक्सेस रेट किसी से छिपा नहीं है। आप ये देखिए कि इनके ऊपर जो ईडी कार्रवाई कर रही है स्वप्निल जी, ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो हमारे शासनकाल से तो नहीं कर रही है। 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तब से ये कार्रवाई हो रही है, और 2010 में ये मामला उजागर हुआ था। तो अगर मान लीजिए संविधान खतरे में था और ईडी ने कार्रवाई तो शुरू की जब इनकी सरकार थी, तो संविधान तो इसका मतलब तब भी खतरे में था, तब इन्होंने संविधान को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। आज जब इनके ऊपर 2024 में उस कार्रवाई की आगे की प्रक्रिया चल रही है तो इनको संविधान खतरे में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मुद्दा ये नहीं कि संविधान खतरे में है, मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी खतरे में है और इनके राज उजागर हो रहे हैं और ये अपनी पारिवारिक संपत्ति को नहीं बचा पाए। सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है, मैं एक बार फिर संदीप भाई आपको थोड़ा सा समय देकर मैं ये समझना चाहता हूं कि ये ईडी वाले की अपेक्षा और भी कोई ऐसी चीज है जिससे संविधान खतरे में है। एक बार अगर आप सिलसिलेवार बता दें तो हम बताया ना हमने। हाँ, हमने बताया ना, आपको बताया कि कैसे कैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। मैं उसको विस्तार से आप समझने की कोशिश कीजिए। ईडी का दुरुपयोग करते हैं विपक्षी दलों पे, कांग्रेस, फिर ईडी पे आ गए आप। सीबीआई का करते हैं। हाँ, सीबीआई सर उसके अलावा भी तो बताइए संविधान किस चीज से खतरे में है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद में आप देखिए संविधान आपने जो इन्होंने वक्फ बोर्ड का जो ये लेके आए बिल, वक्फ बोर्ड का जो ये संशोधन लेके आए हैं वो बिल्कुल ही जनता के जो जहां जरूरत नहीं थी और देश के जो अन्य मुद्दे थे उनको बचाने के बताए, उनको लेके आए कि जिससे कि जरूरत तो भाई साहब ऐसा है संदीप भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। 2 मिनट, अब मैं आपको रोक रहा हूं, जहां तक जरूरत की बात है, जरूरत 2014 में भी नहीं थी, 2013-2014 में भी नहीं थी वक्फ में संशोधन की, लेकिन आपने किया था। वो तो सरकार का प्रोग्रेटिव है, वो चाहे तो कर ले। लेकिन क्या इससे संविधान खतरे में आता है? एडवोकेट सुनैना शर्मा, मेरा सवाल आपसे यह है, सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी करेगा, वो पूरे लॉस की कर भी नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो 5 मेजर आपत्तियां हैं वो आप बताओ, क्या उससे संविधान खतरे में आता है? संविधान के लिए खतरा होता क्या है बेसिकली, मुझे अगर आप थोड़ा सा समझा पाए। देखिए,
संविधान के लिए खतरा ऐसा होता है कि जो कानून बनाए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐसा कोई कानून ना बने जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड हो। ये क्लियरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, दो तरह के लॉ होते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे होते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई लॉ है जो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, तो ऐसा लॉ जो है उसको खत्म किया जाना चाहिए। वो लॉ जो है वो ऑटोमेटिक एक्लिप्स हो जाता है। ठीक है। और कोई नया ऐसा कानून पार्लियामेंट द्वारा या विधानमंडल द्वारा नहीं बनाया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के विपरीत होता है। अब आपने मुझे जो सवाल पूछा है वो वक्फ पे जो अमेंडमेंट हुआ है उसको लेकर आपने मुझे पूछा है। हाँ। तो कोई एक ऐसा सिंगल प्रोविजन वक्फ में नहीं बनाया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है, आर्टिकल्स हैं, उनके बियॉन्ड जाते हो। यदि ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है और ऐसा कोई भी प्रोविजन उसके अंदर बना दिया गया है, तो वो इस प्रकार का जो प्रोविजन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंजेबल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तभी वहां वर्क करता है जब पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जा रहा हो। अब ये बात जो आ रही है रैली की, तो सर इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ अगर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में लगता और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में होता, तो सबसे पहले तो हमारी सभी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन कभी खतरे में आएगा, ऐसे नंबर ऑफ केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं जहां संवैधानिक विषयों पर बहुत बड़ा चिंतन हुआ है। केशवानंद भारती का केस तो ऐसा केस आया जिसके अंदर 70% कॉन्स्टिट्यूशन को ही बहुत सारे उसमें बदलाव कर दिए गए। जहां पर भी आवश्यकता होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर करता है। ऐसे जो प्रोविजन होते हैं जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली बना देती है, उसके अंदर चेंजेस करने के अधिकार भी ठीक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। उन्हें वॉइड डिक्लेयर करने के, उन्हें एक्लिप्स करने के अधिकार होते हैं। तो अगर इन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में आ गया है, तो इन्हें बाकायदा उनको चैलेंज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। रास्ता वही निकलता। एग्जैक्टली माय पॉइंट था कि मेरा पॉइंट भी यही था कि अगर संविधान खतरे में है जैसा कि कांग्रेस कह रही है, तो बेस्ट वे यही होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसे साबित कर दें। एकलव्य, मैं आपके पास आ रहा हूं। जनता के बीच जाके या रैली के द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना या कोई लॉ को खत्म करना इम्पॉसिबल है। भारत का संविधान ही क्लियर करता है। ठीक है। यदि आप रैलियां करके और जनता को भड़काते हो, आक्रोशित करते हो, तो आप संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है एकलव्य, बेसिकली 2024 का जो नैरेटिव था, एक मौका हाथ लगा, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की ये कोशिश है, लेकिन क्या अब उस नैरेटिव में जान बची है? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहली बात तो चलिए वहीं से इसको लेता हूं जहां से कि आपने शुरू करा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए, उसमें कांग्रेस एक तरह से एक नैरेटिव बनाने में सफल रही कि आरक्षण के मुद्दे से संविधान को रिलेट करके और संविधान बचाने को। हालांकि ये आर्ग्यूएबल इसलिए है क्योंकि उस समय जो बेसिकली इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उनके डीप फेक वीडियो से हुई थी। परंतु देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है, वो चाहे जो भी हुआ हो, ये बात सही है कि भाजपा जो है उस लोकसभा इलेक्शंस में जहां 400 का एक अपने लिए अनुमान लगा रही थी या लक्ष्य रखा था, वो 240 पे आ गई और ये इन्होंने लगभग अपनी सीट्स डबल कर ली, 50 से 99 पे पहुंच गए। अब देखिए कि हाल फिलहाल क्या मुद्दे हैं कि अभी हमने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा देखा, आपने देखा होगा कि जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो इसके एक तरह से विरुद्ध खड़े हैं, वो एक इसमें रेगुलरली नैरेटिव बनाते रहे हैं कि ये जो लॉ में जो अमेंडमेंट किया गया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आई है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसका मतलब असंवैधानिक है। ये वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उसी तरह से आप देखेंगे कि आजकल एक जुडिशरी को लेके कुछ डिस्प्यूट्स और कुछ कन्फ्रंटेशंस चले हुए हैं, जिसमें हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी कुछ टिप्पणी करी। आपको ध्यान होगा जो माननीय जस्टिस ललित वर्मा जी को जो लेके कंट्रोवर्सी हुई, उसके अलावा तो उसमें भी मतलब एक जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से कि भाई ये मतलब जो गवर्नमेंट है वो जुडिशियल इंटरफेरेंस कर रही है। तीसरा, आपने देखा होगा कि जो एक्शंस हो रहे हैं ऑपोजिशन लीडर्स पे, जबकि मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर किसी के विरुद्ध अगर इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कुछ सबूत मिले, कुछ इंफॉर्मेशन मिले, तो वो उस पर प्रोसीड नहीं करें। तो
इसमें एक अलग नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी कि 2014 से लेके और आज 2025 में हमें लगभग 11 वर्ष हो गए, क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी कभी टिप्पणी करी है किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लेके कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे या वो नहीं, क्षमता पर सवाल उठाए हैं, क्षमता पर सवाल उठाए, ईडी की क्षमता पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अरे संदीप भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ, देखिए बहुत से मामलों में मैं बोल रहा हूँ संदीप भाई, मैं बोल रहा हूँ ईडी के सक्सेस रेट पर। देखिए स्वप्निल जी, एक सेकंड, क्षमता पे सवाल उठाना और इंटेंट पे सवाल उठाने में बहुत अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है इन दोनों चीजों में। ठीक है। चौथी बात, फाइनली जो मैं इसको सम अप करना चाहूंगा स्वप्निल जी, कि अभी जो हाल फिलहाल जिस तरह से मतलब ये जो नेशनल हेरल्ड को लेके जो मामला हुआ है, उसको ऑब्वियसली मतलब ऑपोजिशन का आज अगर कोई सबसे बड़ा फेस है तो वो मतलब सबसे बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस है, और इसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो गांधी परिवार है। और अगर वो किसी चीज में इंडिक्ट हो रहा है तो एक नैरेटिव बनाने के हिसाब से आप देखेंगे कि जिस स्तर पे ये प्लान किया जा रहा है कि कई सिटीज में ये एक साथ संविधान बचाओ रैलीज करेंगे, भाई आप मुझे बताइए कि आप कोई ऐसा पॉइंट तो रख के दीजिए, कोई मतलब कोई लॉ पॉइंट। हमारे साथ एडवोकेट मैडम भी बैठी हैं, कोई ऐसा लॉ पॉइंट तो ये रख के दे जिससे पता चले कि संविधान खतरे में हो गया है। ठीक है संदीप भाई, देखिए क्या है, बात घूम फिर के वहीं आ रही है। हम सिर्फ ईडी की कार्रवाइयों के बेसिस पर हम ये बोले जा रहे हैं कि संविधान खतरे पर है। अब मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूं। 2024 में जब आपको ये कि संविधान बदलने वाला है और संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव मिला, उस वक्त किए गए आपके सारे वादे संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ हैं। जैसे हम आरक्षण से 50% का कैप हटा देंगे, ये संविधान का मर्डर होता, या फिर आपने जिस तरह के आरक्षण व्यवस्था की बात की और आपने जाति की बात की, वो संविधान का मर्डर होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप भी तो गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न करवा देंगे अगर आपके वादों को इंप्लीमेंट करने का मौका जनता ने आपको दे दिया। तो संविधान तो आपसे भी खतरे में है साहब। देखिए स्वप्निल जी, संविधान निश्चित रूप से खतरे में है, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जो मोदी वॉशिंग पाउडर है, मोदी वॉशिंग पाउडर में जो जाता है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके खिलाफ किसी में भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप देखिए, यानी जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है हम उसी को लेकर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जनता के मुद्दों को लेकर भी कर रहे हैं। तो नेशनल हेराल्ड वाली जो बात है वो अलग इश्यू है। दादा 2 सेकंड उसी बात पे बार-बार कर रहे हैं। नहीं 2 सेकंड उस बात को लेके जा रहे हैं। दादा मैं कहीं लेके नहीं जा रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये क्लियर कट कह रहा हूं, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके जो वादे थे वो भी तो उतना ही संविधान के लिए घातक थे ना, और उसी मंशा से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप आते ही संविधान पर हमला करने वाले हैं, आप इस बात को समझिए। एक भी निर्णय संविधान के खिलाफ नहीं था, मैं बताता हूं, इन्होंने किसानों, मैंने इसीलिए विधि विशेषज्ञ बिठाए, मैंने इसीलिए विधि विशेषज्ञ बिठाए। हजारों किसानों को इन्होंने मरवाया। आई एम सो सॉरी, किसानों ने मरवाया। 2 मिनट, मैंने इसीलिए विधि विशेषज्ञ को बिठाया है। सुनैना शर्मा जी, हाँ 2 मिनट, प्रीति जी मैं आ रहा हूं आपके पास, 2 मिनट। सुनैना शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि जैसे हम आरक्षण पे से 50% का कैप हटा देंगे, क्या ये संविधान की मूल आत्मा के साथ जा सकता था? कहने का मतलब यह है कि क्या ये इस तरह के वादे नहीं थे जिससे संविधान को खतरा होता? स्वप्निल जी आप देखें, जो किसान विरोधी जो कानून था, अरे सर 2 मिनट, अब दूसरे को तो मौका दीजिए। हजारों किसानों को मरवाया, उसके सर 2 मिनट फुट पे आना पड़ा। देखिए ये संविधान की रक्षा नहीं है और संविधान को कमजोर करने नहीं, आपने बोल लिया। एक बार मैं जो पॉइंट यहां पर रखा है मैंने उस पर क्लैरिटी ले लूं। सुनैना शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये वादे जो किए गए थे, जैसे हम 50% का कैप हटा देंगे या हम आरक्षण की इस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे, ये संविधान का मर्डर नहीं होता? क्या ये संविधान की मूल आत्मा के साथ चल सकते थे? मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, ये संविधान का मर्डर होता अगर असल में इनको मौका मिल गया होता। और अभी भी जो प्रयास किया जा रहा है, ये जो रैली है ना, ये एक तरह से संविधान को खतरा है। इस रैली का आयोजन किया जाना संविधान को खतरा है। इसका कारण क्या है कि ये जो जिन बातों को ये मुद्दा बना रहे हैं, वक्फ को लेकर या किसानों के लिए जो बिल पास हुआ उसको लेकर, या अन्य जिस भी कानून की बात कर रहे हैं, प्रत्येक कानून को लेकर जिससे भी इनको ऑब्जेक्शन है, ये उस ऑब्जेक्शनेबल किसी भी कानून की बात कर
रहे हैं, वो सारे के सारे कानून हमारा ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलाउड करता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आप जाके चैलेंज करिए। आपको लगता है किसी प्रावधान में एक शब्द भी गलत है, एक शब्द भी गलत इंसर्ट कर दिया गया है, तो आप जाके चैलेंज कर सकते हैं। आपको जाके ये साबित करना पड़ेगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, दे आर कमिंग ऑन द रोड्स और लोगों को भड़का रहे हैं। तो बेसिकली संविधान को खतरा है, संविधान या देश को खतरा इस समय कांग्रेस पार्टी से हो रहा है। कि मैं साफ तौर पे कह रही हूँ, आपने मुझे एडवोकेट के रूप में बुलाया है, लेकिन फिर भी मैं इसको साफ तौर पे कह रही हूँ कि इस समय अगर खतरा देश को हो रहा है या आगे की आने वाले चुनाव में भी खतरा होगा, तो ये इस पार्टी से होगा, क्योंकि ये बहुत गलत तरीके से गलत नैरेटिव सेट करके लोगों के माइंडसेट को बना रहे हैं। मैं प्रीति शर्मा जी, आपके सामने मैं 2 मिनट, हाँ सुनैना जी 2 मिनट, मैं प्रीति शर्मा जी के पास भी चला जाऊँ। हाँ, क्या आपने अभी भी पूछा कि एक क्वेश्चन बताइए। प्रवक्ता साहब के पास एक प्रश्न नहीं है, एक लॉ का एक प्रोविजन नहीं है कि इस प्रोविजन के कारण खतरा है। ठीक है, और हमारे पास भी ठीक है। नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रीति जी, है क्या कि ना ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तो है, एक माइन्यूट सा चेंज भी आपके अगेंस्ट किसी भी चीज को पोर्ट्रे करने में कांग्रेस की मदद कर देगा। आप समझ रहे हैं, मतलब ये आपके लिए भी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि देखिए देशद्रोह मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस आया था। इसके अलावा 370 वाला भी सुप्रीम स्क्रूटनी से गुजरा है। आपके जितने भी बड़े प्रयास इस तरह के रहे हैं उसमें कुछ कुछ चेंजेस सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुए, ये बातें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। स्वप्निल जी, माननीय उच्चतम न्यायालय में कोई मामला जाता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसमें जाना चाहिए। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन है तो बिल्कुल जाए। लेकिन आप ये देखिए कि जब इनके नेता विदेश में जाके और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तब संविधान को खतरा नहीं होता। इनके नेता अगर बात करें हम बाहर जाके, मतलब हमारे यहाँ एक अटैक होता है, क्रिमिनल अटैक होता है, हमारे यहाँ इतने लोग मारे जाते हैं। आपके नेता भी तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल ही गए प्रीति जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामलों का जाना ये एक राइट वे है। अगर इनको लगता है संविधान में खतरा है, अब इन्होंने वक्फ की बात करी, इन्होंने एक बिल्कुल सीधा सीधा रवैया अपना रखा है कि सीधे से पब्लिक को किस तरीके से उत्तेजित किया जाए, उनको किस तरीके से भड़काया जाए। ठीक है। आज जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है ना, वो उसका ही नतीजा है। ऐसा नहीं है कि वक्फ पर लोग सहमत नहीं है, एक बहुत बड़ा मुस्लिम समाज का तबका वक्फ पर सहमत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि माइन्यूट सा चेंज भी अगर सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट करता है तो वो बात आपके खिलाफ जाएगी कि आप पूरी तैयारी के साथ नहीं थे, विपक्ष उसे कैश करेगा, यही तो हम कह रहे थे, इनने जोड़ा नहीं। स्वप्निल जी बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि हम जब चेंजेस करते हैं तो बिल्कुल तैयारी के साथ करते हैं, और छोटे मोटे उलटफेर अगर माननीय उच्चतम न्यायालय करता है तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। एकलव्य हाथ उठा रहे थे, हम इनकी तरह सड़क पर नहीं आते। ठीक है, एकलव्य हाथ उठा रहे थे। एकलव्य क्लोजिंग कमेंट है आपका। स्वप्निल जी, मेरा सिर्फ मतलब आप मेरे ख्याल से आप बिलीव करते हैं कि आपके यहाँ जो बहस होती है, डिबेट होता है, तर्क संगत तरीके से होनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ आपसे 20 सेकंड लेके माननीय कांग्रेस प्रवक्ता से एक सीधा प्रश्न है कि अभी इन्होंने कहा कि जो काले कानून जिनको कहा किसानों के पक्ष में जो पास किए गए थे और उनको बाद में इनके प्रेशर की वजह से वापस लेना पड़ा, मैं पूछना चाहता हूं कि 2019 के मैनिफेस्टो में, इनके खुद के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वही 3 कानून थे, जबकि बीजेपी ने जो कानून पास करा उसमें किसानों को ऑप्शन दिया गया था कि वो मंडी वाले सिस्टम में भी रह सकते हैं और या फिर प्राइवेटली जाके दूसरे स्टेट्स में भी बेच सकते हैं। इनके में ये मंडियों को अबॉलिश कर रहे थे, इनके 2019 के मैनिफेस्टो में था। तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक काला कानून लेके आना चाहते थे 2019 में? नहीं, हमारा जो आप जो कह रहे हैं एकलव्य जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल ही पक्ष में बोलते हैं। आप राजनीति विश्लेषक नहीं, 2 सेकंड, आप सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, वो पक्ष ले नहीं पाएंगे। मैंने देखा, मैं बताऊं, अगर आप सीधा जवाब दे देंगे तो वो पक्ष ले नहीं पाएंगे। बहुत सिंपल से बात है, उनकी पॉइंट को नेस्तो नाबूद कर दीजिए। संदीप भाई, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, एकलव्य के पॉइंट को नेस्तो नाबूद कर दीजिए। इन्होंने हजारों किसानों को मार के इन्होंने देश में शांति की व्यवस्था फैलाने के नहीं, 2 सेकंड संदीप भाई, प्लीज करेक्ट योर वर्ड्स। किसानों को मार के कुछ नहीं होता, सरकारें किसानों को मारने के लिए नहीं बैठी। स्वप्निल जी, ये जितने भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता के साथ हम लड़ेंगे, सड़क से लेके सदन तक लड़ेंगे। देखते हैं आपको जनता का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है,
एकलव्य एकलव्य निश्चित रूप से जनता का हमारे को सब देख लेंगे एकलव्य मेरा सवाल ले लें, एकलव्य शॉर्ट में मेरा सवाल ले लें, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मैं एकलव्य 2 मिनट में आपको रोक रहा हूं, शॉर्ट में मेरा सवाल ले लें, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अब मैं इसको क्लोजिंग की तरफ से ले जाऊं। इसको नॉर्मल प्रदर्शन भी रखा जा सकता था, लेकिन इसको मेगा प्रदर्शन बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के बाद ये कांग्रेस का प्लान बी है। इसके जरिए कांग्रेस ने भी हाल ही में जो अधिवेशन गुजरात में हुआ उसमें संगठन को लेकर जो जो चीजें की हैं उसको ओवरऑयल भी कर लेगी, उसको भांप भी लेगी। ये एक तीर से 2 निशाने हैं, ये सिर्फ ये नहीं है। मैं इस तरफ भी ध्यान ले जाना चाहता हूं लोगों का। एकलव्य ताकि आवाज उठाने का आंदोलन रहेगा, आप देखना। हाँ नहीं ठीक है। हाँ एकलव्य मैं समझता हूं कि ये देखिए, जहां तक ये जिस तरह से कांग्रेस इसको कर रही है, ये बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो जिस तरह से भी अपनी रैलीज को, अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करके और जनता के बीच में अपने जिनको भी वो मुद्दे समझते हैं उसको लेके जाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अंत में मैं जरूर ये कहूंगा कि संदीप जी ने कहा कि इनके 2019 के मैनिफेस्टो में वो कानून नहीं थे। मैं चैलेंज देता हूं आपके शो पे कि अगर वो नहीं थे तो मैं उस नीति में नहीं थे। मैं कह रहा हूँ उस नीति में जिस हिसाब से बीजेपी लेके आए ना, बीजेपी लेके आए उस चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।